सो वेलकम टू एच एजुकेशन। अब लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने जालोर का इतिहास शुरू कर दिया था। जालोर का जो आखिरी शासक हमने पढ़ा था वो सामंत सिंह था। और आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं जालोर के आखिरी चौहान राजा के बारे में, जिसका नाम है कानड़ देव। कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी, जो दिल्ली वाला अलाउद्दीन खिलजी है, वो एक दूसरे के समकालीन थे। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाड़ा और जालोर पे आक्रमण किए थे, सिवाड़ा और जालोर पे। तो मोस्टली जो कानड़ देव की हिस्ट्री है ना, वो अलाउद्दीन के अटैक्स के आसपास ही घूमती है। पहले तो सिवाड़ा और जालोर में आप समझ लो कि जालोर जो है, जालोर की चाबी किसको कहा जाता है? सिवाड़ा को कहा जाता है। तो पहले तो आप ब्रैकेट में ये लिख लो कि सिवाड़ा है उसको हम जालोर की चाबी कहते हैं, जालोर की चाबी। साथ ही साथ आप ये भी लिख लो इसके साथ ही कि रणथंभौर की चाबी जो है वो जाहिन को कहा जाता था। जाहिन एक जगह है जिसको हम क्या बोलते हैं? रणथंभौर की चाबी। और अलाउद्दीन ने जो है जाहिन पे अटैक किया था और जाहिन का नाम बदल के जो है नौशहर कर दिया था अलाउद्दीन। ये भी आप लिख लो, अलग ब्रैकेट बना के इसको अलग ही लिख लो कि रणथंभौर की चाबी किसको कहा जाता है? जाहिन को। और जो रणथंभौर पे जब अटैक किया ना अलाउद्दीन ने, तो जाहिन का नाम बदल के क्या कर दिया? नौशहर कर दिया। अब देखो चाबी का मतलब क्या है? चाबी का अर्थ ये है कि जो राजधानी के अंदर बड़ा वाला किला है ना, उस पर जब अटैक होगा तो उसको बचाने के लिए, बड़े किले को बचाने के लिए एक जगह के ऊपर जो है आगे छोटा किला बनाया जाता था जिसमें सेना रखी जाती थी। तो जब अलाउद्दीन का मान लो अटैक होता है तो अलाउद्दीन से पहले लड़ने कौन जाएगा? ये छोटे किले वाले लोग जाएंगे। इसलिए इस जगह को क्या बोला जाता है? चाबी। ठीक है, तो सिवाड़ा की चाबी कौन है? जालोर। और जाहिन की चाबी कौन है? नौशहर। यानी कि अगर अलाउद्दीन जो है वो जालोर पे अटैक कर रहा है तो उससे पहले उसको किससे लड़ना पड़ेगा? सिवाड़ा से लड़ना पड़ेगा। पहले तो देखो हम पढ़ते हैं कि अलाउद्दीन का सिवाड़ा और जालोर पे अटैक के कारण क्या थे। तो हेडिंग डालो कारण इस युद्ध के अटैक के कारण। भाई जितने भी अटैक है उनके कारण। पहला कारण तो ये था कि जालोर जो है वो गुजरात और दक्षिण भारत जो है ना, एक तो गुजरात और एक दक्षिण भारत, इनके व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। मतलब यहाँ पे मान लो जालोर है, दिल्ली से आपको जाना है गुजरात और दक्षिण भारत की ओर जाना है, व्यापार करना है, तो बीच में क्या पड़ेगा? जालोर पड़ेगा। तो अलाउद्दीन जो है वो जालोर पे अधिकार इसलिए करना चाहता था। और मैंने आपको ये उसमें भी बताया था रणथंभौर के अंदर भी कि गुजरात के व्यापारिक मार्ग पर रणथंभौर भी पड़ रहा था, इसलिए अलाउद्दीन ने रणथंभौर पे भी क्या किया था? अटैक किया था। तो पहला पॉइंट ये लिख लो कि जालोर का किला जो है, जालोर या फिर ऐसे लिख लो सीधा ही कि जालोर जो है वो गुजरात और दक्षिण भारत के व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। पहला कारण तो ये है इस अटैक का। दूसरा कारण ये था अलाउद्दीन के अटैक का कि 1299 के अंदर अलाउद्दीन ने गुजरात पे अटैक किया था, गुजरात के ऊपर 1299 में आक्रमण किया था। और मैंने आपको बताया कि बीच में जब दिल्ली से वो आक्रमण करने आ रहा है, यहाँ पे दिल्ली है, इस दिल्ली से जब वो है आक्रमण करने आ रहा है गुजरात के ऊपर, तो बीच में क्या पड़ने वाला है? बीच में पड़ने वाला है जालोर। तो जालोर वालों ने क्या किया? जालोर का उस टाइम पे जो राजा था उसने क्या किया कि अलाउद्दीन को क्रॉस नहीं करने दिया। 1299 के अंदर कानड़ देव ने क्रॉस किसको नहीं करने दिया? अलाउद्दीन को जालोर क्रॉस नहीं करने दिया। तो आपको दूसरा कारण क्या लगाना है कि 1299 के अंदर जब अलाउद्दीन गुजरात के हमले के आक्रमण के लिए जा रहा था तो उसको जालोर क्रॉस नहीं करने दिया गया। और बाद में जो है, क्योंकि और कोई रास्ता था नहीं, मतलब लंबे रास्ते थे और सारे, तो बाद में क्या किया? जालोर वालों ने टैक्स लगाया था अलाउद्दीन के ऊपर गुजरात को क्रॉस करने के लिए, और उसको टैक्स दे के जो है गुजरात में जाना पड़ा था जालोर के अंदर। ठीक है। तीसरा कारण यह था कि जब गुजरात के इस आक्रमण से लौट रहा था तो गुजरात के अंदर उसने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा था। सोमनाथ का जो मंदिर है उसको उस टाइम उस अटैक के अंदर 1299 वाले अटैक के अंदर क्या किया था? अलाउद्दीन ने तोड़ दिया था। तो सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के जो टुकड़े थे, शिवलिंग के टुकड़े लेके जो है वो दिल्ली की तरफ जा रहे थे। और यहाँ पे जो है कानड़ देव ने क्या किया कि अपने एक सेनापति जेता देवड़ा को भेजा और उसने क्या किया? शिवलिंग के टुकड़े जो है वो छीन ली। तो आपको ये लिखना है कि सोमनाथ के मंदिर के शिवलिंग के टुकड़े जो है वो लौटते समय, गुजरात आक्रमण से लौटते समय कानड़ देव के सेनापति जेता देवड़ा ने अलाउद्दीन की सेना से छीन ली। ये हो गया अपना तीसरा पॉइंट। तो ये भी एक कारण था कि अलाउद्दीन भाई भड़का पड़ा है तभी तो अटैक कर रहा है वो। चौथा कारण ये था कि भाई फरिश्ता करके एक अपने मुस्लिम इतिहासकार हुए, मैंने आपको बताया था फरिश्ता के अनुसार 1305 ईस्वी के अंदर जो है अलाउद्दीन ने अपने एक सेनापति को भेजा। सेनापति का नाम क्या है? आइन उल मुल्क मुल्तानी। बड़ा नाम है तो याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। आइनुल मुल्क मुल्तानी कौन है? अलाउद्दीन का जो है सेनापति है। और फरिश्ता के अनुसार 1305 ईस्वी के अंदर आइनुल मुल्क मुल्तानी कानड़ देव पे अटैक करता है और कानड़ देव को पकड़ के कहाँ ले आता है? दिल्ली ले आता है। तो ये आपका हो गया अगला पॉइंट। और यहाँ पे दिल्ली के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे उनकी कुछ अनबन हो जाती है
अलाउद्दीन से कानड़ देव की। तो कानड़ देव क्या करता है, उसके युद्ध की चुनौती को क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। तो अगला पॉइंट क्या होगा कि फरिश्ता के अनुसार 1305 ईस्वी में आइनुल मुल्क मुल्तानी जो है वो कानड़ देव को पकड़ के दिल्ली ले आता है, जहाँ पे उसने अलाउद्दीन के जो युद्ध का जो प्रस्ताव था ना, युद्ध की चुनौती जो है उसको स्वीकार कर लिया। तो ये होगा अपना चौथा पॉइंट। और पांचवा पॉइंट जो है वो अपने मूर्णोत्तनेणसी है, वो ये कहते हैं अपने इतिहासकार मूर्णोत्तनेणसी, वो कहते हैं कि अलाउद्दीन की बेटी थी फिरोजा, उसको जो है कानड़ देव के बेटे वीरमदेव से प्रेम हो गया था। और जब कानड़ देव जो है वो दिल्ली के अंदर था, तब तो उसने क्या किया कि अलाउद्दीन ने जब प्रस्ताव रखा कि अब मेरी बेटी फिरोजा का मैं आपके बेटे वीरमदेव से विवाह करना चाहता हूँ, तो उस समय तो कानड़ देव ने क्या किया, स्वीकार कर लिया इस प्रस्ताव को। लेकिन बाद में जो है वो जब वापस अपने आए ना जालोर के अंदर, तो वहाँ पे आके उन्होंने कह दिया, नट गए, वो मना कर दिया उन्होंने कि नहीं, हम ये शादी नहीं करेंगे, आपको जो करना वो कर लो। तो इस कारण इस जो अटैक है उसका कारण मूर्णोत्तनेणसी क्या बताते हैं कि फिरोजा का वीरमदेव के प्रति जो आकर्षण था वो भी एक इस अटैक का, इस आक्रमण का कारण था। तो ये तो हो गए अपने 5 कारण मेन, ये आप उतार लो सारे। अब हम पढ़ते हैं जालोर से पहले सिवाना पर जो अलाउद्दीन का अटैक हुआ था ना, वो आप हेडिंग डालो, अलाउद्दीन का सिवाना पर आक्रमण, सिवाना आक्रमण। ये हुआ था 1308 ईस्वी के अंदर, 1308 ईस्वी का। हालांकि फरिश्ता तो ये कहता है कि 1305 में वो आइनुल मुल्क मुल्तानी जो है कानड़ देव को पकड़ के ले गया, लेकिन वो फरिश्ता की अलग पूछेगा ना, अगर आरपीएससी इस प्रकार पूछता कि कौन सा इतिहासकार ये बोलता है, कौन सा इतिहासकार वो बोलता है, तो आपसे अगर ये पूछे ना कि कौन से इतिहासकार के अनुसार आइनुल मुल्क मुल्तानी कानड़ देव को पकड़ के जो है वो दिल्ली ले गया था, तो वो होगा फरिश्ता। अब और अगर नेणसी के बारे में पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि कौन सा इतिहासकार ये कहता है कि अलाउद्दीन की बेटी फिरोजा को प्रेम हो गया था वीरमदेव से, जो कि युद्ध का कारण बना, तो वो है मूर्णोत्तनेणसी, वो इतिहासकार। अलाउद्दीन का सिवाना आक्रमण लिखो 1308 ईस्वी के अंदर। सिवाना के ऊपर जो है इस टाइम पे, पहले तो ये सिवाना के ऊपर मैंने आपको बताया था कि सेना लगी थी, उस सेना का अध्यक्ष कौन था, मतलब उस सेना को संभाल कौन रहा था, यानी कि सिवाना किले को संभालने वाले 2 व्यक्ति थे, सातल और सोम। नाम लिख लो कि सिवाना का किला सातल और सोम संभाल रहे थे। बाद में आपको लिखना है कि सातल और सोम पर जब अटैक हुआ ना अलाउद्दीन का, तो अलाउद्दीन की तरफ एक इनका भायल सैनिक वो आके मिल गया। भायल एक जाति होती है सैनिकों की। भायल सैनिक जो है वो विश्वासघात कर गया, किससे, सातल और सोम से। तो विश्वासघात कौन कर जाता है, सातल और सोम से। भायल सैनिक था एक, वो विश्वास कर दिया उसने। तीसरा जो है इसमें लिखना आपको कि अलाउद्दीन ने अधिकार कर लिया किस पे, सॉरी पहले तो ये लिख लो कि सातल और सोम ने क्या किया, साका किया। सातल और सोम क्या करते हैं, साका करते हैं। कहाँ पे, सिवाना के अंदर साका करते हैं। तो उससे क्या होगा कि भाई अभी हार गए, सातल और सोम हार गए, तभी तो साका जो है ना, साके का मतलब यही है कि अब हार गए, अब कोई कुछ और बचा नहीं है, तो महिलाएं क्या कर लेंगी, जोर कर लेंगी, और जो है जो सातल और सोम की अध्यक्षता में क्या हुआ, पूरा साका कंप्लीट हुआ। ठीक है। अब चौथा ये लिखो, यानी सातल और सोम क्या कर रहे हैं, केसरिया कर रहे हैं। अब चौथा पॉइंट ये लिखो कि अलाउद्दीन जो है उसकी इसमें विजय हुई, और अलाउद्दीन ने अधिकार कर लिया किस पे, इस सिवाना के किले पे। और सिवाना के किले का अधिकारी किसको बना दिया, कमालुद्दीन गुर्ग को। कमालुद्दीन गुर्ग उसको क्या बना देता है, ये सिवाना का किले का सेनापति बना देता है या अधिकारी बना देता है। तो अब सिवाना का किला कौन संभाल रहा है, कलामुद्दीन गुर्ग। ठीक है, ये तो हो गया 4 पॉइंट ये। फिर इस युद्ध के अंदर एक अलाउद्दीन का सेनापति मारा जाता है जिसका नाम है नाहर खान। इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये भी आप लिख लो। तो ये मेन 5 पॉइंट है कि सातल और सोम क्या है, सिवाना किले को संभाल रहे हैं। एक भायल सैनिक क्या करता है, विश्वासघात कर देता है। फिर सातल और सोम क्या करते हैं, साका करते हैं, अपने नेतृत्व के अंदर साका करवाते हैं। फिर अलाउद्दीन जो है वो इस युद्ध को जीत लेता है, और कमालुद्दीन गुर्ग को क्या कर देता है, सिवाना किला सौंप देता है। और इस युद्ध में मृत्यु किसकी हो जाती है, नाहर खान की। और लास्ट पॉइंट इसके अंदर आप लिख लो कि अलाउद्दीन जो है सिवाना किले का नाम बदल के, सिवाना का नाम बदल के क्या कर देता है, खैराबाद कर देता है, खैराबाद। तो ये 6 पॉइंट अपने अलाउद्दीन के सिवाना आक्रमण में उतारने। इसके बाद में आप लिखो मालकाना का युद्ध। अब क्या हुआ कि भाई मैंने आपको बताया कि अभी कि सिवाना के ऊपर पहले आक्रमण करना पड़ेगा अगर जालोर को जीतना है। तो सिवाना के ऊपर तो आक्रमण हो गया अलाउद्दीन का। अब सिवाना से पहले जो है मालकाना के अंदर जो है आक्रमण कौन कर देता है इनके ऊपर, कानड़ देव। तो मालकाना का युद्ध आप लिख लो हेडिंग, किन किन के बीच में हुआ, एक तो अलाउद्दीन की सेना यानी कि तुर्क सेना और कानड़ देव के बीच में ये युद्ध हुआ।
मालकाना का युद्ध। इसमें जीत किसकी हुई? इसमें विजय हुई कानड़ देव की। कानड़ देव की इसमें विजय हुई। और कानड़ देव ने क्या किया? तुर्क सेनापति जो अलाउद्दीन की तरफ से आया था शम्स खान, उसको क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। शम्स खान जो है तुर्क सेनापति है, जो कि मालकाना के युद्ध में लड़ता है, कानड़ देव से हार जाता है, और शम्स खान को इसने क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। मारा नहीं, गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, तो ये अपना हो गया मालकाना का युद्ध। अब देखो, अब आता है मेन अपना अलाउद्दीन का जालोर पर आक्रमण। अलाउद्दीन का जालोर आक्रमण, हेडिंग डाल लो, जालोर आक्रमण। ये हुआ था 1311 ईस्वी के अंदर। 1311 ईस्वी के अंदर इसके बारे में पढ़ते हैं। चलो, 1311 ईस्वी के अंदर जब अपना आक्रमण कौन कर रहा है? अलाउद्दीन कर रहा है कानड़ देव के ऊपर। तो कानड़ देव की तरफ से एक व्यक्ति था जिसका नाम था बीकादैया। बीकादैया क्या करता है? एक मिनट। बीकादैया जो है वो विश्वासघात कर देता है। किससे? कानड़ देव से। कौन कर रहा है विश्वासघात? बीकादैया। और किससे ज्यादा के मिल गया? ये अलाउद्दीन से। यानी कि अलाउद्दीन को ये क्या कर दिया? इसने संदेश भेज दिया कि ये इनकी स्ट्रेटेजी है, इस प्रकार ये लड़ने वाले हैं, और ये जो है इस पर इतने इनके पास सैनिक है, इतना इनके पास खाना पानी, वो जो भी है, वो विश्वासघात जब करता है ना सामने वाला, तो मतलब हार जो है सुनिश्चित हो जाती है सामने वाले व्यक्ति की। क्योंकि बीकादैया ने अपनी सारी जो स्ट्रेटेजी जितनी भी थी कानड़ देव की, वो किसको बता दी? अपने अलाउद्दीन को बता दी। अब बीकादैया की जो पत्नी थी, उनको जब इस बात का पता चला, इनका नाम था हिरादे। हिरादे को जब बीकादैया ने ये बात बताई कि भाई आज तो मैंने कितने पैसे कमा लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, तो जब हिरादे ने पूछा कि आज आप इतने खुश कैसे हो, तो इसने बताया कि मैं जो है कल राजा बनने वाला हूँ। किसका? अपने जालोर का। क्योंकि अलाउद्दीन ने मुझसे वादा किया है कि मैंने अगर उसको सारी बातें बता दी, अगर अपनी सारी स्ट्रेटेजी कानड़ देव की लीक कर दी, तो वो मुझे क्या बना देगा? जालोर का राजा बना देगा। तो इस बात का जब हिरादे को पता चला, तो हिरादे ने क्या किया? बीकादैया को मार दिया। तो बीकादैया की हत्या कौन कर देती है? हिरादे, जो कि क्या है? बीकादैया की पत्नी। बीकादैया किससे विश्वास करता है? कानड़ देव से। और किसके साथ जाके मिल जाता है? अलाउद्दीन के साथ। ये आपको उतारना, पहला तो पॉइंट ये हो गया अपना बीकादैया। दूसरा, अब आपको पता है, मैंने आपको बताया कि अगर विश्वासघाती हो गया तो मतलब लड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो लास्ट में जीत किसकी हुई? विजय इसमें होती है अलाउद्दीन की। विजय किसकी होगी? अलाउद्दीन खिलजी। और इसके अंदर जो है साका कौन कर लेता है? जालोर के अंदर कानड़ देव और साथ में कौन है इसके? वीरमदेव, इसका बेटा। कानड़ देव और वीरमदेव क्या कर लेते हैं? जालोर का साका कर लेते हैं, और विजय किसकी हो जाती है? अलाउद्दीन की। और अलाउद्दीन जो है वो जालोर पे अधिकार करके जालोर का नाम जलालाबाद कर देता है, जलालाबाद। विजय किसकी हुई? अलाउद्दीन की। साका कौन कर रहा है? कानड़ देव और वीरमदेव। और जालोर का नाम बदल के अलाउद्दीन ने क्या कर दिया? जलालाबाद कर दिया। और जलालाबाद के अंदर इसने क्या किया? अलाई मस्जिद का निर्माण करवाया। अलाई मस्जिद का निर्माण कौन करवाता है? अलाउद्दीन खिलजी, जलालाबाद के अंदर। और लास्ट में आप ये लिख लो कि अलाउद्दीन की बेटी जो फिरोजा है, फिरोजा, उसने कानड़ देव के वीरमदेव के सिर के साथ जो है आत्महत्या कर ली तालाब में कूदकर। तो तालाब में कूदकर जो है आत्महत्या कौन कर लेती है? फिरोजा। तो ये अपने हो गए लास्ट 5 पॉइंट जो है अलाउद्दीन के जालोर आक्रमण के। पहला पॉइंट तो ये कि बीकादैया ने विश्वासघात किया और उसकी पत्नी हिरादे ने उसको क्या किया? मार दिया। फिर विजय किसकी? अलाउद्दीन की। और साका कौन कर रहा है? कानड़ देव और वीरमदेव। अब जलालाबाद नाम कौन कर देता है? जालोर का। और अलाई मस्जिद का निर्माण कौन कराता है? अलाउद्दीन जो है जालोर का नाम बदल के क्या कर देता है? जलालाबाद, और वहाँ पे अलाई मस्जिद का निर्माण करवाता है। फिर अलाउद्दीन की बेटी फिरोजा जो है वो तालाब में कूदकर वीरमदेव के सिर के साथ जो है तालाब में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। ये अपने हो गए 5 पॉइंट अलाउद्दीन के जालोर आक्रमण की। और ये हो गया अपना लगभग समाप्त कानड़ देव का इतिहास। इसके बाद में आप लिख लो इसके अंदर ही दरबारी विद्वान। जो कानड़ देव है उसके दरबारी विद्वान का एक नाम है पद्मनाभ। पद्मनाभ जो है वो कानड़ देव के दरबारी विद्वान है, जिन्होंने 2 बुक्स लिखी थी, जिनसे आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछे 2-3 बार। पहला तो है कानड़ दे प्रबंध, और अगली बुक है इनकी वीरमदेव सोनगरारी वात। लिखते जाओ, बस उतार लो। पहली बुक कौन सी है इनकी? कानड़ दे प्रबंध। दूसरी कौन सी है? वीरमदेव सोनगरारी वात। वात मतलब बात, या फिर बात बताने को अपने राजधानी के अंदर क्या कहा जाता है? वात कहा जाता है। और पद्मनाभ जो है दरबारी विद्वान है किसके? कानड़ दे। तो एक ही दरबारी विद्वान है, उनकी 2 किताबें, कानड़ दे प्रबंध और वीरमदेव सोनगरारी वात।
ये हो गया अपना कानडे का इतिहास कंप्लीट, और इसके साथ ही जो हो गया जालोर का इतिहास भी कंप्लीट। अगला लिखो अपने सिरोही का इतिहास शुरू करते हो। हेडिंग डालो सिरोही का इतिहास। सिरोही के अंदर जो है चौहानों की देवड़ा शाखा जो होती थी उस टाइम पे, देवड़ा शाखा उसका शासन था सिरोही के अंदर। और सिरोही के अंदर जब सबसे पहले जो चौहानों का शासक बना था वो था लुम्बा देवड़ा। लुम्बा देवड़ा ये जो है 1311 ईस्वी के अंदर जो है चौहान वंश की स्थापना करता है। कहाँ पे? सिरोही के अंदर। तो पहला शासक आप लगा लो लुम्बा देवड़ा। 1311 ईस्वी के अंदर ये परमारों को हराता है। परमार जो पहले यहाँ पे किसका शासन था? परमारों का। परमारों को 1311 ईस्वी में इसने हराया, और यहाँ पे जो है चंद्रावती और साथ ही साथ आबू के ऊपर इसने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। आबू और चंद्रावती पे अधिकार कौन कर लेता है? लुम्बा देवड़ा 1311 ईस्वी के अंदर परमारों को हराकर। और राजधानी किसको बनाता है? राजधानी चंद्रावती को बनाता है। राजधानी इसने किसको बनाया? चंद्रावती। क्या आप याद रखना? चंद्रावती। ठीक है। क्या हुआ लुम्बा देवड़ा के बारे में कि 1311 ईस्वी के अंदर परमारों को हराता है। यहाँ पे क्या पे अपने सिरोही के अंदर सिरोही का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, और चंद्रावती और आबू पे अधिकार कर लेता है। अभी तक सिरोही की स्थापना नहीं हुई है, ये आप ध्यान रखिएगा। सिरोही अभी तक है नहीं, इसलिए राजधानी क्या है? चंद्रावती है। सिरोही की स्थापना बाद में होगी। और लुम्बा देवड़ा जो है वो 1311 में स्थापना किसकी कर देता है? यहाँ पे चौहान राज्य की। दूसरा राजा आप लिखो शिवभान। अगला राजा कौन सा है? शिवभान। शिवभान जो है वो चंद्रावती को राजधानी से हटा के राजधानी शिवपुरी को बना देता है। शिवपुरी एक जगह है, उसको उसने क्या बना दिया? राजधानी बना दिया। किसने? शिवभान ने, जो कि है अगला राजा। और इसके बाद में अगला राजा जो आता है सहसमल, वो स्थापना करता है अपने सिरोही की। 1425 के अंदर सहसमल क्या करता है? सिरोही की स्थापना करता है। सिरोही की स्थापना, और राजधानी किसको बना देता है? सिरोही को। तो अब कौन है राजधानी? सिरोही है। इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं? सिरोही का इतिहास हेडिंग हमने डाल ली, क्योंकि इसके आगे से जो है सिरोही रहेगी, क्या रहेगी? राजधानी रहेगी इस शासन की। पहले कौन है? लुम्बा देवड़ा 1311 ईस्वी के अंदर चंद्रावती और आबू पे अधिकार करता है। परमारों को हराकर राजधानी किसको बना देता है? चंद्रावती को। फिर शिवभान जो है वो चंद्रावती को राजधानी से हटाता है और राजधानी बना देता है शिवपुरी को। और फिर सहसमल जो है अगला शासक, वो 1425 के अंदर अपने सिरोही की स्थापना करता है और राजधानी किसको बना देता है? सिरोही को। बस ये 3 शासकों के बारे में बस इतने पॉइंट आपको याद रखने। इसके बाद में जो है अगला राजा सुल्तान, उसके बारे में हम युद्ध पढ़ेंगे एक, तो उसका जो इतिहास है वो थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा। अगला राजा लिखो सुल्तान, 4 नंबर लगा के। सुल्तान। सुल्तान जो है अगला राजा, वो दत्तानी का युद्ध लड़ता है। कौन सा है? दत्तानी का युद्ध। कौन लड़ रहा है? सुल्तान। और सुल्तान के खिलाफ लड़ता है अकबर। सुल्तान और अकबर जो है समकालीन है, तो अकबर के खिलाफ लड़ने कौन जाता है? सुल्तान। और अकबर की तरफ से जो सेनापति लड़ने आते हैं वो एक तो है जगमाल और राय सिंह। जगमाल और राय सिंह लड़ने आ रहे हैं किसकी तरफ से? अकबर की तरफ से। जगमाल जो है वो महाराणा प्रताप का भाई है। महाराणा प्रताप का भाई, या आप ब्रैकेट में लिख लो। जगमाल कौन है? महाराणा प्रताप का भाई है, जो कि किससे जाके मिल गया? अकबर से। और राय सिंह जो है वो राव जय सिंह का बेटा है। राव जय सिंह जो है वो क्या है? राजा है। मारवाड़ के राजा जो है राव जय सिंह राठौड़, उनके बारे में हम पढ़ेंगे राठौड़ों के इतिहास के अंदर। आप इतना लिख लो बस कि राव जय सिंह का बेटा है कौन? राय सिंह। तो महाराणा प्रताप का भाई कौन है? जगमाल। और राय सिंह कौन है? राव जय सिंह का बेटा। और दोनों किसकी तरफ से लड़ने आ रहे हैं? अकबर की तरफ से। देखो हुआ क्या था कि महाराणा प्रताप की जगह राजा किसको बनाया जाना था? जगमाल को। जगमाल जो है महाराणा प्रताप का बड़ा भाई था, तो महाराणा प्रताप के पिता ने जो है वो जगमाल को राजा घोषित कर दिया और फिर वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन जब उनके पिता का जब अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तो जनता ने क्या किया? ये गुहार लगाई कि महाराणा प्रताप को जो है राजा बनाया जाए। इसलिए जगमाल को राजा ना बना के जनता ने जिनको राजा बनाया वो थे महाराणा प्रताप। तो अब राणा प्रताप जो है वो राजा बन जाते हैं, और जगमाल किससे हाथ मिला लेता है? अकबर से, ताकि अकबर जो है वो राणा प्रताप को हरा दे और राजा कौन बन जाए? जगमाल बन जाए। अब जगमाल जो है वो अकबर से मिल गया, और राव जय सिंह जो है उनका बेटा राय सिंह भी किससे मिल गया? अकबर से। इनके सिंह के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में और जान लेंगे। आप बस इतना ध्यान रखो, आप ब्रैकेट में बस इतना लिख लो, राव जय सिंह का बेटा कौन है? राय सिंह, जो कि दत्तानी के युद्ध में भाग लेता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब आगे देखो, इस युद्ध में विजय किसकी होती है? विजय होती है इस युद्ध में सुल्तान की।
सुल्तान किससे जीत जाता है? जगमाल और राय सिंह से। और मृत्यु किसकी हो जाती है? इन दोनों की मृत्यु हो जाती है, जगमाल और राय सिंह की। तो जगमाल और राय सिंह क्या हो गए? मृत्यु को प्राप्त हो गए। और इस युद्ध के बाद में क्या हुआ कि महाराणा प्रताप ने, लिखो अगला पॉइंट, पहले तो ये लिख लो, ये वाला पूरा उतार लो। फिर विजय हुई सुल्तान की, फिर मृत्यु हुई जगमाल और राय सिंह की। और तीसरा पॉइंट आपको लिखना है कि महाराणा प्रताप ने अपनी पोती का विवाह किससे कर दिया? सुल्तान से कर दिया। पोती का विवाह किससे कर दिया? सुल्तान से। पूरा उतार लो। पहला पॉइंट यह है कि विजय किसकी हुई? सुल्तान की। दूसरा, मृत्यु हुई जगमाल और राय सिंह की। और फिर महाराणा प्रताप ने क्या किया? अपनी पोती का विवाह सुल्तान से कर दिया। तो ये हो गया अपने दैत्तानी का युद्ध कंप्लीट, और सुल्तान का इतिहास भी इतना ही। अब दरबारी विद्वान लिख लो एक। इनके एक दरबारी विद्वान हुए हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा गया एक बार आरपीएससी द्वारा। इनके दरबारी विद्वान का नाम है दुर्सा आढ़ा। इन्होंने एक बुक लिखी थी इनके बारे में, राव सुल्तान रा कवित। राव सुल्तान रा कवित। राव सुल्तान रा कवित बुक कौन लिख रहा है? दुर्सा आढ़ा, जो कि दरबारी विद्वान किसके हैं? सुल्तान के। तो इनसे भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि राव सुल्तान रा कवित जो है वो किसकी किताब है? तो आपको ये लिखना है दुर्सा आढ़ा, ना कि सुल्तान। सुल्तान के दरबारी विद्वान है बस, इसलिए मैंने आपको इसके अंदर लिखा दिया। तो ये होगा अपना सुल्तान का इतिहास कंप्लीट। अगला राजा लिखो आप, बेरीसाल। सुल्तान के बाद में राजा कौन बन जाता है? बेरीसाल। बेरीसाल के बारे में आपको बस इतना ध्यान रखना है, एक ही पॉइंट है कि औरंगजेब के खिलाफ इन्होंने, उस टाइम पे जो मारवाड़ के राजा थे अजीत सिंह, उनसे जो है औरंगजेब की लड़ाई चल रही थी। और मारवाड़ के अजीत सिंह को जो है बेरीसाल ने शरण दी थी कालिंदी के अंदर। तो औरंगजेब के खिलाफ आपको ये लिखना है, औरंगजेब के खिलाफ मारवाड़ के अजीत सिंह को इन्होंने शरण दे दी। कहाँ पे? कालिंदी के अंदर। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि बेरीसाल ने औरंगजेब के खिलाफ मारवाड़ के अजीत सिंह को कालिंदी में शरण दी थी। अगला राजा लिखो आप, शिव सिंह। पहले आप, ऐसा भी एक नाम आया था शिवभान, वैसे लास्ट में कौन आ गया? शिव सिंह आ गया। शिव सिंह जो है वो सिरोही का आखिरी राजा है, और इसने जो है 1823 ईस्वी के अंदर अंग्रेजों से संधि कर लेता। कौन? शिव सिंह। और इसी के साथ जो है सिरोही जो है वो आखिरी रियासत बन जाती है। सिरोही क्या है? आखिरी रियासत है अंग्रेजों से संधि करने वाली। तो आपको क्या लिखना है? आखिरी रियासत, या आप बता लो संधि करने वाली आखिरी रियासत कौन सी है? अपने राजस्थान की सिरोही। अब देखो 1823 के अंदर मोस्टली जितनी भी अपने अंग्रेजों से संधि हुई थी वो 1817 से 1818 के बीच में हुई थी। मोस्टली 18 में हुई है, मोस्टली 17 के अंदर कुछ हुई है, मैं आपको बता दूंगा जब हम वो इतिहास पढ़ेंगे। अब देखो 1823 के अंदर संधि कौन कर रहा है? शिव सिंह। और सिरोही जो है इसके साथ ही क्या बन जाती है? आखिरी रियासत। इतना लेट जो है सिरोही के साथ संधि होने का कारण ये है कि 1818 के अंदर जब जोधपुर के साथ अंग्रेज संधि कर रहे थे तो जोधपुर वालों ने ये कहा कि सिरोही जो है वो हमारे अंडर में आ गया। मतलब जब अंग्रेज जो है वो संधि करने आए ना अपने जोधपुर वाले राजा से, तो जोधपुर वाले राजा ने ये कह दिया कि सिरोही जो है, ये एरिया सिरोही का वो हमारे अंडर में आता है। तो अंग्रेजों को ये लगा कि सारी जितनी भी रियासतें हैं उनसे संधि होगी। तो 18 से 18 के बाद में जो है 5 साल तक वो सिरोही की तरफ गए नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि सिरोही जो है वो अलग रियासत है। और सिरोही को राजा फिर ये शिव सिंह जो है वो चल के जाता है अंग्रेजों के पास कि यार सबसे आपने वो संधि कर ली, हमसे नहीं की, तो इसका कारण क्या है? तो फिर जो है अपना कर्नल जेम्स टोड जो है वो इसको क्लेरिफाई करता है कि हाँ सिरोही अलग रियासत है। और सिरोही के साथ फिर 1823 में क्या होती है? अंग्रेजों द्वारा संधि। लेकिन ये आपको लिखना नहीं है, आपको बस इतना लिखना है कि अपने सिरोही जो है वो आखिरी रियासत है जिसने अंग्रेजों से संधि की थी। तो आप अपने को तो बहादुरी के चर्चे ही करने हैं, बस इतना आप ध्यान रखना। ये हो गया अपना सिरोही का इतिहास कंप्लीट।